नर्सरी द राइजिंग स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था सैम्पलिंग वाला उस पर डिस्कस कर रहे थे, उसी टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हुए जो सैम्पलिंग वाला टॉपिक है उसमें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने और पर्पज वगैरह हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस से कर लिए थे, डील कर लिया था। अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी जो सैम्पलिंग की सेकंड वन क्लास है, सैम्पलिंग से रिलेटेड जो रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसी क्लास में हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस की, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैम्पलिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें चेंजेज कर सकते हैं, या जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम्स कर सकते हैं या उसको बेटर कर सकते हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट वन टॉपिक है हमारा, या आज की क्लास का जो फर्स्ट वन टॉपिक है वो है हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस की। जो सैम्पलिंग है एक प्रोसेस है सैंपल सेलेक्ट करना, कि एक पॉपुलेशन से लेकर के जहां लास्ट जो सैंपल हम लेते हैं वहां तक की जो प्रोसेस हमें वो किस वे में करनी है, या जो सैंपल हमें वो किस टाइप से कलेक्ट करना है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। तो उस जो प्रोसेस है उसकी हम आज बातें करने वाले हैं, उस प्रोसेस की आज हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है आइडेंटिफाइड एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन की। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन बोले तो एक इस टाइप की पॉपुलेशन जिसपे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। टारगेट पॉपुलेशन बोले तो ऐसी पॉपुलेशन जिसपे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, कि जैसे कोई एडोलेसेंट गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी में निवास करने वाले पर्टिकुलर लोग वगैरह हो सकते हैं। कि एक जो हमारा सैंपल है, कि जैसे मान लो पर्टिकुलर डिजीज से सफर करने वाले, जैसे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड लोगों पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो हमारी हो गई जनरल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले जब भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं या सैम्पलिंग प्रोसेस यूज ले रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशंस की। वो जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है कि स्पेशली हम किन लोगों की स्टडी करने जा रहे हैं उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट वन जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको डिफाइन करेंगे जनरल पॉपुलेशन से, उसके बाद में नेक्स्ट वन है डिस्क्राइब द असेसेबल पॉपुलेशंस एंड एंश्योर द सैम्पलिंग फ्रेम की। ऐसी जो पॉपुलेशंस क्या करना है, डिस्क्राइब द असेसेबल पॉपुलेशन। असेसेबल पॉपुलेशन का मतलब सिंपल सा है कि हमारी पहुंच में है, कि उनसे हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, हमारे नियर बाई है, हमारी सेम कम्युनिटी टाइप से कुछ है, कम्युनिकेशंस वगैरह है हमारा वहां पर, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब द असेसेबल पॉपुलेशंस की। जो असेसेबल पॉपुलेशन उसको डिस्क्राइब करना है, कि जैसे मान लो जयपुर है, सीकर है, दिल्ली है, जो भी मेरे नियर बाई है वहां पर जो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है वो मेरे नजदीक है, अवेयरनेस है, जानता हूं मैं वहां को, यहाँ से परमिशन वगैरह ले सकता हूँ स्टडी से रिलेटेड। तो वो जो चीजें हैं असेसेबल पॉपुलेशन में उनको क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन है एंश्योर द सैम्पलिंग फ्रेम। इसके साथ साथ जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसको भी क्या करना है, कंप्लीटली फाइंड आउट करना है, बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। हमें क्या करना है, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट में क्या करना है, हमें एस्टैब्लिश द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, की जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो क्राइटेरिया जो हमने सेट किए हैं हमारे सैंपल के लिए वो क्या करने हैं, हमें बताने हैं या एस्टैब्लिश करने, स्पेसिफाई करने हैं। देन आफ्टर इफ वेयर द कंडक्ट द रिसर्च स्टडी यूजिंग ए सैंपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए सिंगल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वुड बी ए सैंपल यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे, जैसे नर्सिंग स्टूडेंट पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो जो ये सैम्पलिंग वाली यूनिट है वो क्या होगी, एक सिंगल स्टूडेंट, सिंगल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या जो भी कॉलेज स्टूडेंट वगैरह जो भी हम ले रहे हैं वो जो एक सिंगल स्टूडेंट होगा वो हमारा क्या होगा, सैम्पलिंग यूनिट होगा। उसको क्या करना है, स्पेसिफाइंग करना है कि ये पर्सन है, ये हमारा क्या है, सैम्पलिंग यूनिट है। सैम्पलिंग यूनिट आइडेंटिफाई करने के बाद में, स्पेसिफाई करने के बाद में क्या करेंगे, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग मेथड। जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सैम्पलिंग के कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सैंपल नेचर, अकॉर्डिंग टू हमारी रिसर्च स्टडी के क्या करते हैं, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग मेथड्स की। जैसे प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उनमें भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ले रहे हैं, कल्चर ले रहे हैं, कन्वीनियंट ले रहे हैं, पर्पजिव ले रहे हैं, या स्नोबॉल सैम्पलिंग ले रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्टडी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, और जो हमारे सैंपल है उनके नेचर के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी स्टडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो सैंपल है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, स्पेसिफाइंग करना है कि कौन सा मेथड हमें काम में लेना है सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। देन आफ्टर द डिटरमाइन द सैंपल साइज। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि सैंपल साइज की। जैसे मान लो 100 सैंपल लेने हैं, 200 सैंपल लेने हैं, 1000 सैंपल लेने हैं,
या 10,000 सैंपल लेने हैं, कि जितने भी जो भी सैंपल लेने हैं हमें उनको क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है, बताना है कि हमारी रिसर्च स्टडी के लिए या रिसर्च रिक्वायरमेंट के लिए और अकॉर्डिंग टू जो जनरल पॉपुलेशन है या ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारी रिसर्च स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर रेशियो है उसमें क्या करना है, जो सैंपल साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है। जब हमने सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में जो प्रोसेस है नेक्स्ट वन, उसमें क्या करना है, स्पेसिफाइंग द सैंपल प्लान, कि स्पेसिफाइंग द सैंपल प्लान, हमें क्या करना है, स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग प्लान, की जो सैंपलिंग का प्लान है उसको क्या करना है, हमें स्पेसिफाई करना है, जिसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स टू measures the range of the possible value and the requirement resolutions, उसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द पैरामीटर, जो मेजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, इसके साथ साथ क्या करना है, रेंज ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, रेंज है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड रिक्वायर्ड द रीसोल्यूशन, और उसके रिगार्डिंग जो भी रीसोल्यूशन हमें करना है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है तो उसको क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई कर देना, जब भी हम स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग प्लान कर रहे हैं सैंपलिंग के लिए। नेक्स्ट वन, जो हमारी स्टेप्स हैं सैंपलिंग प्रोसेस में, उसमें हम बात करें तो सिलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल, सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सैंपल, डिजायर्ड सैंपल का मतलब कि हमें जो सैंपल रिक्वायर है वो क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, कि जो भी सैंपल हमें रिक्वायर है वो क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, कि जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर हमने सैंपलिंग प्रोसेस सारी कर ली, अब हमारी जो रिसर्च स्टडी है उसमें कि पर्टिकुलर आदमी है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर पॉपुलेशन का या पर्टिकुलर जो हमारा रिसर्च टॉपिक है उसके लिए। और एक प्रकार से ये होती है फाइनल स्टेज होती है, जो भी रिसर्च होती है उसकी फाइनल स्टेज होती है, जो भी रिसर्च प्रोसेस है उसकी फाइनल स्टेज होती है डिजायर्ड सैंपलिंग। और लास्ट वन है कि इसमें क्या कर लेते हैं हम, जो भी हमें सैंपल है लेना उससे जिससे हम पर्सन से हम डेटा लेने वाले इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं वो होता है सैंपल। ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी, आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन टारगेट है पॉपुलेशन को, देन आफ्टर उनमें से असेसेबल जो पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, एक जो स्पेसिफाइंग सैंपलिंग यूनिट की कौन सी यूनिट का मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव, जो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव होगा, पर्टिकुलर हमारा सैंपल होगा जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेंगे, स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग मेथड्स की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, उनमें भी कौन से टाइप की रिसर्च टेक्निक्स हम क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं, वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन आफ्टर डिफाइन द सैंपलिंग साइज, जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में, ताकि जो भी हम स्टडी करें उसका प्रॉपर रिजल्ट आ सके, उसके लिए सैंपल साइज डिसाइड करना, 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमारे मैन मनी मटेरियल बजट वगैरह वो भी देखना है इसमें। इसके साथ साथ नेक्स्ट मैंने स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग प्लान, इसके साथ साथ हमें क्या करना है, स्पेसिफाइंग द सैंपलिंग प्लान करना है, जिसमें क्या करना है, उसमें जो भी पैरामीटर्स हम यूज में ले रहे हैं, जो भी रेंज और जो भी पॉसिबल वैल्यूज वगैरह हैं वो भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर कोई भी रिक्वायर्ड रीसोल्यूशंस रिक्वायर्ड है तो वो भी क्या इसमें करना है। देन आफ्टर लास्ट वन जो है हमारे डिजायर्ड सैंपल, की जो हमें सैंपल चाहिए वो क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो हमारा टॉपिक था सैंपलिंग प्रोसेस। इसके बाद में जो हमारा आज का नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपलिंग प्रोसेस, की जो नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा वो क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपलिंग प्रोसेस, की ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी सैंपलिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन हम वन बाय वन पढ़ने वाले। फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द रिसर्चर, की जो पर्टिकुलर पर्सन से जो रिसर्च कर रहा है, डेटा वगैरह लेगा, एनालाइज वगैरह करेगा, वो पर्सन से उसका नेचर है कैसा है। अब उसके नेचर में भी क्या है, डिफरेंट जो पॉइंट है हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इसमें इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर, की जो हम रिसर्चर जो है या जो रिसर्च करने वाला पर्सन है वो क्या हो, इन एक्सपीरियंस, कि उसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस नहीं हो, कि पहले उसने कभी रिसर्च की ही नहीं हो, तो कभी भी जो रिसर्च का आउटकम है, जो रिसर्च स्टडी वो करने वाला है, उसका प्रॉपर आउटकम कभी भी नहीं आएगा। तो हमेशा जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। जितना अगर ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होगा उस रिसर्च स्टडी का उतना ही क्या होगा, बेटर रिजल्ट हमारे सामने आएगा, बेटर रिजल्ट उसके सामने आएगा। तो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। लैक ऑफ द इंटरेस्ट, लैक ऑफ द इंटरेस्ट, जैसे मैं हूं, आप हो, कोई भी पर्सन है, उसको क्या है कि रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या हो रहा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट करके कोई भी काम वो नहीं कर रहा है, रिसर्च हो चाहे अदर कोई भी काम हो, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो कभी भी उसका आउटकम प्रॉपर नहीं आएगा या बेटर आउटकम नहीं आएगा। तो लैक ऑफ द इंटरेस्ट भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है सैंपलिंग
प्रोसेस को। देन अपन नेक्स्ट वन की बात करें, लेक ऑफ होनेस्टी, काम भी कर रहे हैं लेकिन पूरा ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर तरीके से हमें नहीं कर रहे कि जो काम हमें करना चाहिए था वो कंप्लीट प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर में हमें नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ बेईमानी का काम कर रहे हैं कि जैसे मेरे को आज ये काम करना चाहिए था, सैम्पलिंग प्रोसेस इस वजह से करनी चाहिए थी, इतने सैंपल लेने चाहिए थे, आधों का डाटा लिया आधों का नहीं लिया और रफली मटेरियल बना दिया कि हाँ ये इतने क्वेश्चन इसने बताया, इतना आंसर इसका है, इतना स्कोर इसका है, तो दूसरे का भी स्कोर इतना रहेगा। तो वो चीजें कभी कभार कर दी जाती है, उस चीज को बोलते हैं लेक ऑफ होनेस्टी। नेक्स्ट वन है इंटेंसिव वर्कलोड। इंटेंसिव वर्कलोड कि अगर रिसर्च प्रोसेस काफी लेंथी है, जो भी डेटा वगैरह है काफी ज्यादा है, लोग वगैरह जो पॉपुलेशन वगैरह है वो क्या है काफी ज्यादा है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है जो हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस है वो चेंजेज हो सकती है, इम्प्रॉपर हो सकती है या इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट वन है इनएडिक्वेट सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब कि जो भी पर्टिकुलर रिसर्चर है या इन्वेस्टिगेटर है इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर जो भी सुपरविजन, सुपरविजन क्या मतलब होता है टू सी या विजन करना, किसी को देखना, मॉनिटर करना एक प्रकार से। तो इन एडिक्वेट अगर सुपरविजन है तब भी क्या होगा कि जो रिसर्च प्रॉपर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ या आप कोई भी काम कर रहे हो और मैं अगर कोई मॉनिटर करने वाला हो, देखने वाला हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा हम अपना काम बेटर करेंगे, भाई वो देख रहे हैं, गलती हो जाएगी तो वो कुछ कह देगा, सुन देगा। लेकिन अगर कोई देखने वाला ही नहीं हो, कुछ करने वाला ही नहीं हो, मॉनिटर करने वाला ही नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नो टेंशन फ्री माइंड होकर के काम करेंगे, लेकिन प्रॉपर काम है। लेकिन अगर कोई देख तो नहीं रहा है, कोई चलो ये रफली मटेरियल बना दिया, ये लो डाटा वगैरह हमने कलेक्ट कर लिया, तो वो चीजें होती है। नेक्स्ट वन ये था नेचर ऑफ रिसर्चर के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ द सैंपल। नेचर ऑफ द सैंपल के अकॉर्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ द सैंपल की, जो सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो। तो इसमें फर्स्ट वन है इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक्स की, जो हम सैंपलिंग टेक्निक्स यूज ले रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट है। इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग का टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन से हम पर्पजिव सैंपल पे जा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, या हमारे पास डेटा प्रॉपर वगैरह है नहीं है और हम क्या करें काफी लार्ज पॉपुलेशन से और हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कभी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जो सैंपलिंग टेक्निक्स है वो हमें प्रॉपर काम में लेनी है अकॉर्डिंग टू सैंपल के नेचर के अकॉर्डिंग और हमारी रिसर्च स्टडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है सैंपल साइज। इसके साथ साथ नेक्स्ट वन जो हमारी है सैंपल साइज, और सैंपल साइज के बाद में डिफेक्टिव सैंपलिंग प्रिम। सैंपल साइज का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन तो लाखों करोड़ों में है और सैंपल साइज हम ले रहे हैं 100, 50 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, 1000 ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो प्रॉपर सैंपल साइज नहीं होने की वजह से जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए था, जो प्रॉपर डेटा में मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट वन है डिफेक्टिव सैंपलिंग फ्रेम की। जो फ्रेमवर्क, जो क्राइटेरिया, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो क्राइटेरिया वगैरह हमने डिसाइड किया है, एक सैंपलिंग फ्रेम तैयार किया है, वो अगर प्रॉपर नहीं है, डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशंस की वजह से भी हमारी जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, अफेक्ट सैंपलिंग प्रोसेस। उसमें नेक्स्ट वन जो हमारा कंटिन्यू पॉइंट है नेचर ऑफ द सैंपलिंग के बाद में सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस बोले तो कुछ ऐसे फैक्ट या ऐसी कुछ कंडीशंस, कुछ फैक्ट या कुछ कंडीशंस जो नॉर्मली क्या हो जाए अराइज होती है या प्रेजेंट रहती है, जो भी हमारी स्टडी जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट वगैरह हो सकता है, कोई भी कंडीशंस हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशंस जो क्या करें हमारी जो फैक्ट्री जो सैंपलिंग प्रोसेस है उसको क्या करें अफेक्ट करे। तो इसमें फर्स्ट वन जो हमारा है सरकमस्टांसेस में फर्स्ट वन है लेक ऑफ द टाइम। कि जो भी हम रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, हम प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जो सारी चीजें हैं, पहले वाले में कोई भी प्रॉब्लम से नहीं है। लेकिन अदर सर्कमस्टेंस में क्या है कि जो भी हमारे रिसर्च स्टडी के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है, कम है। टाइम क्या है, कम है कि स्टडी होने वाली होती है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, लेकिन हमारे पास 6 महीने में उस रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करना है। तो एक वो हो सकता है लेक ऑफ टाइम की प्रॉपर हमारे पास टाइम नहीं होना। नेक्स्ट वन है लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होगा, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होगा क्या मतलब जो लैंड है, जो पॉपुलेशन है हमारी, या जो हमारा सैंपल हमने सेलेक्ट किया है, अगर वो एक जगह जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा वगैरह या अदर लोकेशंस पे, या जो एरिया है ज्योग्राफिकल लैंड है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे हमारे सैंपल है प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमारा काफी ज्यादा मैन मनी मटेरियल्स वगैरह क्या होगा कंज्यूम होगा, टाइम ड्यूरेशन वगैरह भी ज्यादा लगेगा। अगर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, लार्ज लैंड एरिया पर हमारे जो सैंपल है वो प्रेजेंट है उस कंडीशन में। नेक्स्ट वन जो हमारा
पॉइंट है या सर्कमस्टांसेज है, लैक ऑफ द कोऑपरेशन। लैक ऑफ द कोऑपरेशन क्या होगा कि जैसे ज्योग्राफिकल एरिया भी बड़ा नहीं है, टाइम की भी कमी नहीं है, लेकिन लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, सॉरी कोऑपरेशन में क्या होगा कि जैसे हम सैंपल लेने जा रहे हैं वो हमें प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या जो अदर टीम मेंबर वगैरह हैं वो क्या करें, प्रॉपर कोऑपरेट वगैरह नहीं करें। तो सिंपल सा अगर किसी भी काम करने के लिए या कोई भी हम काम कर रहे हैं, जब अगर प्रॉपर कोऑपरेशन वगैरह नहीं होता है तो कभी भी वो जो हमारा काम है वो प्रॉपर है नहीं हो पाता है। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन भी क्या है, इफेक्ट करता है सैंपलिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटीज। नेक्स्ट वन जो है हमारा नेचुरल क्लाइमेटीज, जो नेक्स्ट वन है हमारा नेचुरल क्लाइमेटीज। नेचुरल जो क्लाइमेटीज है, नेचुरल क्लाइमेटीज का मतलब बोले तो जैसे फ्लड वगैरह आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह की, कोई डिजास्टर वाली सिचुएशंस है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशंस है या क्लाइमेटिक चेंज है, जैसे आंधी तूफान वगैरह आ गया, सुनामी वगैरह आ गई, या कोई भी ऐसी कंडीशंस जो क्या होती है नेचुरली अराइज होती है, या नेचुरली जो क्लाइमेट है कि जैसे हीट वेव चल रही है, गर्मियों के दिन है, सर्दियों के दिन है, या ऐसी कोई भी स्थितिक सिचुएशन से कि जो ओवरऑल जो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहना है उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो उसमें जो इतना काम कर सकते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम करते हैं वो हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। इसी प्रकार जैसे मान लो बहुत ज्यादा कोल्ड, एक्सेसिव रेनी सीजन वगैरह आ गया, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं नेचुरल क्लाइमेट्स की। जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह होते हैं, अगर नेचुरल में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उस कंडीशन में भी जो हमारे जो फैक्टर वगैरह है वो सैंपलिंग के वो क्या सैंपलिंग प्रोसेस है वो क्या कर सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग द सैंपलिंग प्रोसेस, जिसपे फर्स्ट वन पढ़ा रिसर्चर के बेस पे, दूसरा पढ़ा हमने सैंपल के बेस पे, और कुछ अदर है सर्कमस्टांसेस की। रिसर्चर के बेस पे क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर रिसर्चर है उसको अगर इनएडिक्वेट नॉलेज है, इनएक्सपीरियंस पर्सन है, लैक ऑफ द ऑनेस्टी वगैरह, या इंटेंसिव वर्कलोड है उसके ऊपर, या इनएडिक्वेट सुपरविजन है कि उसको देखने वाला, सारा संभाल करने वाला उसको कुछ कोई भी आदमी नहीं है, तो उसमें भी क्या होगा, सैंपलिंग प्रोसेस अफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन है नेचर ऑफ द सैंपल की, जो भी सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नेचर की, इनएप्रोप्रिएट सैंपल है, सैंपल साइज प्रॉपर नहीं है, डिफेक्टिव सैंपलिंग फ्रेम अगर हम यूज ले रहे हैं तब भी क्या होगा, हमारी जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होगी। और लास्ट वन है सर्कमस्टांसेस की, कुछ ऐसे एडिशनल फैक्ट या कंडीशंस या ऐसी सिचुएशंस जो क्या करे फैक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं किसको, सैंपलिंग प्रोसेस को, जिसमें आपके लैक ऑफ द टाइम, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के टाइम की कमी हो, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया हो स्टडी करने के लिए। इसके अलावा लैक ऑफ द कोऑपरेशन की, जो भी पर्सन है हमारे सैंपल है वो क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेटिव है, या जो अदर टीम मेंबर है वो भी क्या है, लैक ऑफ द कोऑपरेटिव है या कोऑपरेशन के उनमें कमी है। इसके अलावा नेचुरल क्लाइमेटीज जैसे एक्सेसिव टेम्परेचर है, रेनी सीजन है, कोल्ड वगैरह है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, हमारी सैंपलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सैंपलिंग प्रोसेस की। जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो किसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो हमारा जो सैंपल है वो कैसे हमें सेलेक्ट करना है एक पॉपुलेशन से। उसके बाद में नेक्स्ट वन हमने पढ़ा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपलिंग प्रोसेस। अगर इन टॉपिक्स में अगर कहीं भी कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज वगैरह होंगे वो क्या किए जाएंगे, सोल्व किए जाएंगे। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वन रिसर्च की क्लास होगी या सैंपलिंग वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ द सैंपलिंग, या बोले तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की। ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जो सैंपलिंग में हम काम में लेते हैं, जैसे नॉर्मली, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।